नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा का हेल्थ कॉन्क्लेव। जी हाँ, हरियाणा का हेल्थ कॉन्क्लेव, यानी नीचे भी आपने लिखा होगा हेल्थ इज वेल्थ। ये तो आपने वर्षों से सुना है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कोरोना काल ने फिर से हेल्थ इज वेल्थ का एक नारा बुलंद कर दिया है कि अगर आप स्वास्थ्य आपका ठीक है तो सब कुछ आपके पास है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी। और दूसरी लहर में तो आपने देख लिया, बहुत से अपने लोगों को खोया है लोगों ने, लेकिन डॉक्टरों ने इस लड़ाई में सबसे अहम योगदान दिया। लेकिन डॉक्टर तीसरी लहर से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, स्वास्थ्य सिस्टम हमारा कितना दुरुस्त है, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं और चारों मेहमानों का एक बार मैं जल्दी से परिचय करा दूं। आईएमए फरीदाबाद से हैं डॉक्टर पुनीता हसीजा जी हैं हमारे साथ, संतोष हॉस्पिटल्स फरीदाबाद से हैं डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी हैं, और मेडिक चेक हॉस्पिटल फरीदाबाद से डॉक्टर रंजीता वर्मा जी हैं, और वेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ डॉक्टर अनुज ढींगरा जी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुनीता हसीजा जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर लेता हूं। पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी मेहमान, जो कोरोना की दूसरी लहर आप लोगों ने देखी बहुत, क्योंकि आप फ्रंट पर काम कर रहे थे, मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने अनुभव शेयर करें। कैसा अनुभव रहा उस वक्त और कितनी पैनिक थी? हो सकता है कि आपने अपने जानने वाले लोगों की भी खबरें सुनी कि उनकी डेथ हो गई इस कोरोना की दूसरी लहर में। थैंक यू। आपको मतलब मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। डेफिनेटली हम लोग सेकेंड वेव के लिए उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, और हम लोगों ने एकदम सडनली, जैसे कहते हैं ना, एकदम आके आकाश से ऊपर हमारे पर गिर गया सेकेंड वेव है, तो हम लोगों ने डेफिनेटली सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, मैं आईएमए फरीदाबाद की प्रेसिडेंट हूँ। फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हॉस्पिटल और हमारे आईएमए फरीदाबाद के डॉक्टर्स सब ने मिलकर एक टीम गठित करी, और उसमें ये करा गया कि आपने कैसे कैसे करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमें बेड अवेलेबिलिटी की आई, देन ऑक्सीजन का, जी थोड़ा माइक नजदीक कर लीजिए। ऑक्सीजन का हमें थोड़ा सा दिक्कत आया, लेकिन फर्स्ट वीक बहुत मुश्किल गया। हम लोग को पूरा टाइम कॉल्स आते थे डीसी सर के, सिविल हॉस्पिटल से, अपने पेशेंट्स के घर वालों के, कि हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन अरेंज कर दीजिए, बेड अरेंज कर दीजिए। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हम लोगों ने देखा, बट एक हफ्ते के अंदर काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया। एक स्लॉट्स बना दिए गए कि इस स्लॉट से आपको ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ से आपको बेड अरेंजमेंट होंगे, और सब हॉस्पिटल के एमएस का और सब नर्सिंग होम्स का एक ग्रुप बन गया। फरीदाबाद में 65 प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे आईएमए मेंबर्स थे, उन्होंने अपने हॉस्पिटल के दरवाजे बिल्कुल पूरी तरह से खोल दिए कि हम अपना पूरा का पूरा हॉस्पिटल कोविड के नाम डेडिकेट करते हैं, हम टोटली कोविड को लेके चलेंगे। उसके अलावा फरीदाबाद में 9 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बीके हॉस्पिटल है, उसमें एडमिशन शुरू हुए, और ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो टोटली शुरू फर्स्ट वेव से हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था, उसने, इन सब ने मिलकर सेकेंड वेव को संभाला। बट हम काफ़ी हद तक मृत्यु दर को रोक पाए, लेकिन फिर भी इतना नहीं हम रोक पाए, लेकिन और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले फरीदाबाद में। डॉक्टर पुनीता जी, मानती हैं आपकी, वाकई में किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ऑक्सीजन के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो डॉक्टरों ने भी कभी सोचा था कि ऐसे हालात होंगे? अस्पतालों ने भी ऐसा सोचा था कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग तो ऑक्सीजन एंड मेडिसिन कमेटी में थे। पूरी रात हम लोग, दिन रात 24 आवर्स, फर्स्ट 7 डेज तक हमें नहीं मालूम कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या सिविल हॉस्पिटल का या हमारे डॉक्टर्स में से एक पलक भी किसी ने झपकी होगी, क्योंकि जिसको पास सिलेंडर होता था हम कहते थे आप उस नर्सिंग होम से 2 उठा लीजिए, आपको दूसरे अभी अरेंज करा देते हैं। इट वॉज सच ए पैनिक की कंडीशन कि पेशेंट्स भी परेशान थे और लाइन्स में लगना पड़ रहा था। सबसे पहले तो वहाँ लाइंस थी, तो बट हमारे डीसी सर ने आके इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया। उन्होंने जो सिंगल सिलेंडर्स की लाइन को अलग किया, हॉस्पिटल्स के लिए प्रायोरिटी पे करा, प्लस जैसे बड़े हॉस्पिटल से तो वहाँ पे जो उनका लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक्स का करा गया, तो अरेंज हुआ। फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए लाइन में, उनका कि हमारे आईएमए फरीदाबाद ने हमने 48 कॉन्सेंट्रेटर डिफरेंट हॉस्पिटल्स को दिए। तो मिलजुल के सबने फरीदाबाद ने बहुत अच्छी तरह कहीं ना कहीं काफी हद तक सबने मिलके बहुत अच्छे से फरीदाबाद को संभाला, और हम देखते हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले फरीदाबाद ने बहुत अच्छा काम किया। एंड हम लोग उस चीज़ के लिए आप अपने सारे आईएमए मेंबर्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी सर डॉक्टर यशपाल सर एंड हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया सर का बहुत धन्यवाद करते हैं। एंड और मेंबर्स का डेफिनेटली उन्होंने अपना नहीं सोचा। हमारे कुछ डॉक्टर्स थे जिनके अपने पेरेंट्स और अपने रिलेशंस एडमिट थे,
फिर उसके बावजूद भी वो काम करते रहे। वाकई में ये एक सैल्यूट करने वाली बात है डॉक्टरों के, क्योंकि अपने परिजनों को भी छोड़ देखना है, फिर मरीजों को भी देखना है और उस हालात से जूझना है जो हालात सबने देखा, जहां पूरा स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त हो चुका था। डॉक्टर रंजीता जी, आपका कोई अनुभव ऐसा रहा हो कि वाकई में जब उस दूसरी लहर को याद करते हैं तो कि यार बड़ा खराब था वो दौर? जब हम दूसरी लहर को याद करते हैं तो उस समय एज ए डॉक्टर मैं सजग तो थी, मगर मेरे साथ जो पेशेंट्स के अटेंडेंट और पेशेंट थे वो भी बहुत सजग थे कि हमें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें स्वास्थ्य विभाग के साथ कैसे तालमेल बिठा के रखना है। किसी ने किसी प्रकार की आलोचना नहीं की, मतलब विपत्ति में सभी थे, हम भी थे, वो भी थे, परिवारजन भी थे उनके, फिर भी जो उन्होंने मिलके हमारा साथ दिया डॉक्टरों का, वो बहुत ही सम्माननीय है जी। और साथ में हमारे प्रशासन ने भी बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया। जिस समय भी हमें ज़रूरत होती थी कि 24 घंटे में एक पल भी सोने को नहीं हम शायद देते थे उन्हें, वो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी वाकई में। हाँ, कि ऑक्सीजन चाहिए अभी चाहिए, किसी रिलेटिव के लिए इंजेक्शन चाहिए, पेशेंट के लिए इंजेक्शन चाहिए, तुरंत मुहैया कराया जाता था। तो उस और एम्बुलेंस सर्विसेज, मतलब हर चीज़ में बहुत ही लोगों ने साथ दिया। और अटेंडेंट्स की बात की जाए तो अटेंडेंट को भी हम रिक्वेस्ट करते थे, हमें वहाँ से जाके थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपसे, वो कभी नहीं मुकरते थे। चलिए डॉक्टर साहब, जहाँ चलना है, रात को दिन में जाते थे, हम करते थे मिलके सारे कुछ, पेशेंट की जान बचाने के लिए सब कुछ किया। बिल्कुल, सांसों की लड़ाई थी, सांसों की लड़ाई थी दूसरी लहर, और तीसरी लहर का खतरा भी टला नहीं है क्योंकि संकेत दिए गए हैं। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, बहुत बुरा दौर, कुछ अनुभव आपका रहा हो ऐसा? देखिए, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए फरीदाबाद के बिहाफ पे। जैसा कि हमारे बाकी माननीय अतिथि हैं जो हमारे साथ, डॉक्टर पुनीता मैडम और सभी ने बताया, हम सबका वो जो दौर था वो एक नाइटमेयर की तरह था, एक बुरे ख्वाब की तरह। हमने अगर इस टाइम को सोचें तो हमारा 2 डिवीज़न में जाता है, पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन। जो पहले 15 दिन थे वो एक क्योस था, क्योंकि सिस्टम अपना एक इवॉल्व हो रहा था। हमें नहीं पता था हमें ऑक्सीजन कैसे लेनी है, हमें नहीं पता था एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे कांटेक्ट करना है, हमें नहीं पता था अपने स्टाफ को कैसे बचाना है, पेशेंटों को कैसे सेव करना है। एक लिमिटेड बेड्स और इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग फाइट कर रहे थे। ना हमारे पास उस टाइम खाने का समय था, ना सोने का। एक सिर्फ ये था कि हम फ़ोन पे हैं, अपने आपस में जुड़े हुए हैं, जो सॉल्यूशन समझ में आए किए जा रहे थे, क्योंकि बहुत छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और इतने बड़ी विपदा को झेलना बहुत मुश्किल बात है। अगले 15 दिन में हम लोगों को कुछ समझ में आने लगा कि सिस्टम कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से लेनी है, बाकी डिपार्टमेंट सरकारी महकमों से कैसे तालमेल बिठाना है। सैल्यूट टू आवर IMA फरीदाबाद, मैं उनका और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद, जिन्होंने रात दिन हमारी हेल्प की, सरकारी तरीके से नहीं, एक प्राइवेट तरीके से, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी की गई। परिवार के जो परिजन थे उन्होंने पूरी हेल्प की। जैसा कि अभी बताया गया कि हमने किसी को भी बोला कुछ भी हेल्प के लिए कि हमारी हेल्प कीजिए, सब ने मिलके किया, और एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोगों ने शायद इसमें जितना हम कवर कर सकते थे हम कर पाए। वाकई में ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमने सबने वो दौर देखा है, लेकिन उस दौर में सबसे फ्रंट लाइन पर डॉक्टरों का क्या अनुभव रहा वो हम साझा कर रहे हैं। डॉक्टर ढींगरा, आपसे मैं यही समझना चाहूँगा कि आपका अनुभव, सबने अपने अपने अनुभव बताए, आप फ्रंट लाइन पर रहकर आप लोगों ने काम किया, क्योंकि देखिए समाज के अंदर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ज़िंदगी आप लोगों के हाथ में थी उस वक्त भी, और आगे भी है और पहले भी थी, तो उसका कोई ऐसा अनुभव आपका? देखिए, अनुभव तो बहुत हैं। सबसे बड़ा अनुभव तो ये था कि इंसान उस टाइम कई बार तो पेशेंट हर तरह से आ रहे थे, किसी को ऑक्सीजन कितनी थी, किसी को 90 पे आ रहा था, कोई 85 पे आ रहा था, तो हम लोग चाहते तो हर पेशेंट की मदद करना चाहते थे, बट कई बार हम लोग विवश हो जाते थे, कई बार हमारे पास बेड फुल हो जाते थे, तो फिर भी हम लोग जितने हमारे पास होते थे हम लोग उसकी सबकी मदद करने की कोशिश करते थे। हमारी जो विवशता रही वो रही कि हमारे पास जब हम पूरे पे हमारे बेड हॉस्पिटल के पूरे बेड फुल हो गए तो हमारी व्यवस्था थी कि हम और पेशेंट नहीं ले सकते थे, लेकिन हम उनकी फिर भी हेल्प करना चाहते थे, तो हम लोग अपने बाकी कोलीग्स वगैरह से हेल्प करके कहीं और उनका कोशिश करते थे, कहीं और उनका अरेंजमेंट हो जाए। बाकी
जो भी हमारे को पेशेंट की जो मेडिसिन ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ी, हमारे IMA फरीदाबाद और हमारे फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी बहुत खुले दिल से मदद करी कि एक दूसरे को किसी चीज़ की कमी ना पड़े और उसको प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन अब हम दूसरी लहर के अनुभव आपसे बात की, अब मैं तीसरी लहर की बात कर लेता हूँ। तीसरी लहर के लिए डॉक्टरों को ही लड़ना आगे फ्रंट लाइन पर, और तीसरी लहर के संकेत मिलने लगा, और कहा जा रहा है कि ये तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। तो ऐसे में आप लोगों ने कुछ खास तैयारी किया, आप लोगों के अस्पतालों ने तैयारी की है डॉक्टर ढींगरा? हाँ जी, हम लोगों ने प्रॉपर उसके लिए जगह जगह अपने इसमें ऑक्सीजन वगैरह की पूरी व्यवस्था की है। बच्चों के लिए कोशिश जो जैसे गाइडलाइंस आएंगी वैक्सीनेशन वगैरह की अगर बच्चों की, तो वो प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड प्रॉपर ICU वगैरह बैकअप की तैयारी की जा रही है। उसके लिए पुनीता जी। हाँ, डेफिनेटली आप जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, तो हमारी फरीदाबाद में हमने एक SOP कमेटी बनाई है जिसमें हमें पूरा कैसे ऑपरेट करना है थर्ड वेव को। आप प्लीज माइक थोड़ा ऊपर करिए। उसको हम उसमें हमने ESI मेडिकल कॉलेज एंड पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट, सिविल हॉस्पिटल एंड ESI मेडिकल कॉलेज को इन्वॉल्व किया है। उसके लिए हमारी 5-6 मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसके हमने प्रोटोकॉल्स पूरे तैयार हो गए हैं हमारे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फरीदाबाद में क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका गूगल फॉर्मेट में हमने सारा ले लिया है, और उसके अलावा हमने मॉड्यूल्स तैयार किए हैं ताकि हर किसी को ये पता हो कि बच्चा अगर उनके पास आता है तो उस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो ESI मेडिकल कॉलेज एंड एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद ने मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, और हमने एक नोडल ऑफिसर्स भी तैयार कर लिए हैं जो ट्रेनिंग देने के लिए अब हमारा आई थिंक नेक्स्ट वीक से हम लोग ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। पेरेंट्स ने क्या किया कि उनकी नॉर्मल वैक्सीनेशन को रोक दिया है, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं नॉर्मल वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल था वो चलता रहे। अभी हम 12 ईयर से छोटे बच्चों को, 18 से छोटे बच्चों को इंडिया में नहीं लगा रहे हैं, बट फ्लू शॉट्स वगैरह हैं या उनके मीजल्स वैक्सीनेशन है, MMR है, वो उसको लगाते रहें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। और पूरी तरह से फरीदाबाद में हमारी पूरी इसके लिए तैयारी चल रही, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। ठीक है डॉक्टर रंजीता, मेडिचेक हॉस्पिटल की क्या खास तैयारी है तीसरी लहर से निपटने के लिए? देखिए, हमने ऑक्सीजन से बहुत जूझा, तो हमने ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए हैं अपने दोनों हॉस्पिटल्स में। एक में तो आ चुका है और कल या परसों वो इंस्टॉल हो जाएगा, दूसरा विद इन अ वीक आने वाला है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जिससे हम लड़ सकते हैं, दवाइयाँ इंजेक्शन्स तो हैं ही, साथ में ऑक्सीजन प्लांट वो बहुत ज़रूरी है। और वो हम जैसे हॉस्पिटल अगर एक कदम आगे बढ़ा करके उसकी उपलब्धि कर लेते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि हम एक एक जीवन को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, संतोष हॉस्पिटल की क्या तैयारी है तीसरी लहर के लिए? सर, इसके लिए ना जो हमने यही देखा कि पिछली दूसरी लहर में हमने किस किस लेवल पे हमने परेशानियां फेस की, तो जो परेशानियां थी उनमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी। उसके लिए हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है ऑलरेडी, ताकि हम ये जो सिलेंडर्स के साथ जो जूझना पड़ रहा था ये दिक्कत ना रहे। एक दूसरी चीज़ ये कि अभी अगर जैसे हमें इन फ्यूचर जैसे बेड्स का जो क्राइसिस था, बेड्स के लिए पहले से ही चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली गई हैं। इनकेस हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो बेड्स को लेके हम सजग हैं कि बेड्स कहाँ अलॉट करने हैं। तीसरी चीज़ जो मेडिसिन को लेके थी वो पहले से ही डिसाइडेड है, और जैसे थर्ड वेव में कहा जा रहा है कि बच्चों का अफेक्टेड होने का ज़्यादा खतरा है, तो हम अभी से पेरेंट्स को और सबको एजुकेट करें। जैसे मैडम ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट कर रहे हैं फ्लू शॉट्स, और ये IAP की गाइडलाइंस में आ गया है कि बच्चों को वैक्सीनेट ज़रूर किया जाए ताकि उनको हम मिनिमाइज़ कर सकें। और बाकी जो इससे संबंधित जांचें हैं, जो हमें परेशानियां उस टाइम लगी, वो चाहे वो अवेयरनेस से संबंधित थी, बेड्स और ऑक्सीजन से, वो हमने इस बार मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश की है और शायद हम इसमें कर पाएँ। बिल्कुल। देखिए, हमने ये दूसरी लहर के बारे में बात की, तीसरी लहर के बारे में बात की, लेकिन जो टेलीविज़न पर हमें लाखों दर्शक देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, एक बड़ा सवाल है। ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो प्राइवेट अस्पताल से हैं, लेकिन दूसरी लहर में प्राइवेट अस्पतालों ने खूब चांदी काटी। डॉक्टर ढींगरा, जवाब दे पाएंगे? ये एलिगेशंस लगे और कार्रवाई हुई, आप मानते हैं कि लोगों ने आपदा को अवसर में बदल दिया प्राइवेट अस्पतालों ने? ये मेरा तीखा सवाल है आप लोगों से।
सर ये देखिए हर किसी के लिए ये लागू नहीं होता। देखो हर कुछ हो सकता, कुछ कई किसी ने किया हो, किसी हॉस्पिटल्स ने किया हो, लेकिन हर किसी के लिए कहूँगा ये ऐसा नहीं है। डॉक्टरों ने बढ़ चढ़ के अपने आप की सेफ्टी को नज़रअंदाज करते हुए अपने आप को सेफ कि पेशेंट को फर्स्ट है, पेशेंट का ट्रीटमेंट फर्स्ट है, उसके बावजूद अपने आप को कि कोविड होने का इन्फेक्शन है, उसके बावजूद उन्होंने जा के आगे बढ़ के पेशेंट की केयर करी है सर। ये उसके स्टाफ ने जा के केयर करी है। एंड ये नहीं कहूँगा कि हर बंदे ने ऐसा किया है सर। नहीं बिल्कुल मैं भी नहीं कहूँगा डॉक्टर पुनीता, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि हर डॉक्टर एक जैसा रहा, लेकिन आप मानेंगे ना कि चांदी काटी, मुनाफा ज़्यादा कमाने के चक्कर में मोटे मोटे बिल लिए गए मरीजों से। और उसमें देखिए आपको समाज के अंदर भगवान का दर्जा दिया जाता है, आपको भगवान से तुलना करते हैं लोग कि डॉक्टर ही जिंदगी देगा, बट वही डॉक्टर अगर चांदी काटे तो एक गलत मैसेज आता है। अब ऐसा अगर आगे हो रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ आईएमए की तरफ से कोई पहल? डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं, मैं डॉक्टर ढींगरा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों ने आपदा को अवसर में ज़रूर बदला। उसमें खाली डॉक्टर्स नहीं है, उसमें ऑक्सीजन वाले भी हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड बेचने वाले भी हैं, दवाइयों वालों ने, सबने ब्लैक मार्केटिंग करी है। ओनली डॉक्टर्स पे ये ब्लेम लगाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हम लोगों ने आईएमए पे जैसी हमें कंप्लेन मिली, क्योंकि हमें अगर कोई बोलता तो हमने ऑन द स्पॉट वहाँ जाके उनका रिफ़ंड कराया है। और अभी भी जो कुछ लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं तो उनका रिफ़ंड हो रहा है, जो जेन्युइन रिफ़ंड है।